तो उसी के आगे मैं फिर करा रहा हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखिए एफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं लोग। एफ ब्लॉक में क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मेंस में भी आ जाता है ना। जैसे आपके हेलोजन फैमिली में नोबेल गैस था, नोबेल गैस छोटा सा था लेकिन एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता था। ऐसे ही डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इस छोटा सा पार्ट है, बट इससे एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझ लेना अच्छे से। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ये आपको सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन एफ ब्लॉक में दो तरह की सीरीज होती है। इसमें फर्स्ट सीरीज को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट्स, ठीक है, और एक सीरीज और होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइट जो होती है वो 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइट्स आपके 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें ये लेंथेनाइट्स एक्चुअली लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है ना। लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। अच्छा, लेंथनम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेंथनम आपका डी ब्लॉक में बैठा हुआ है। तो लेंथनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन लेंथनम के जस्ट जो आगे वाले 14 एलिमेंट है वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये सीरियम से लेकर लूटेटियम, सीरियम से लेकर लूटेटियम तक के जो एलिमेंट है ये आपके 4f सीरीज के मेंबर है, और इन्हें बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइट्स। इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनको कलेक्टिवली लेंथेनाइट्स बोला जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 58 टू 71। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो एफ ब्लॉक का 4f सीरीज का पहला एलिमेंट है सीरियम, है ना। पहला एलिमेंट क्या है? सीरियम। अब इसमें अगर इन 14 एलिमेंट को याद रखना है तो इसके लिए आपको कुछ एक निमोनिक बता देता हूँ, जिससे कम से कम आपको ये एलिमेंट याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे याद कर लो, सिप्रा। ठीक है, ऐसे आप याद कर लो। एक ऐसे थोड़ा फनी टाइप का है, निमोनिक है ना, लेकिन उससे आपको याद हो जाएगा। सिप्रा नई पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, है ना। क्या याद रखना है? सिप्रा, सिप्रा मतलब सीरियम, है ना, पीआर को मिला के बोल रहा हूं मैं। सिप्रा नई पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, एक तुम यामाहा लूटो, एक तुम यामाहा लूटो। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो सिप्रा से आपके दो हो गए, सीरियम, है ना, और पीआर। ठीक है, फिर आपका एनडी ठीक है, फिर आपका पीएम फिर एसएम है ना। पीएम को प्रोमिथनियम बोलते हैं, है ना। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रोमिथनियम। ठीक है, फिर एसएम सामारियम, ईयू यूरोपियन, जीडी, जीडी बड़ा काम का है भैया, ये है गैडोनियम। जीडी काफी पॉपुलर है 4F सीरीज में। जीडी को क्या बोलते हैं? गैडोनियम। फिर टीबी है टर्बियम, डायस्पोयम, होल्मियम, इर्बियम, है ना। ये आपका इट्रियम, और ये लूटेटियम। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? लूटेटियम। ठीक है, और इसको एक ये मैंने शायद बताया हुआ कि लेंथेनाइट का पहला ला है और लास्ट में लू है। लालू याद रखना, लालू प्रसाद यादव, है ना। तो ला से शुरुआत है, लू से खत्म है ना, तो लालू। ठीक है, लेकिन जो लेंथनम है बेटा ये एफ ब्लॉक को नहीं बिलोंग करता है, भी ध्यान रखना। लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है।
कि ऐसा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे सीरियम या पूरे 4f सीरीज में किसी का भी करना है तो सीरियम का शुरुआत करते हैं। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। तो सबसे पहले सीरियम के नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट लिख देते हैं। तो सीरियम का नियरेस्ट नोबेल गैस एलिमेंट होता है जीनॉन, और जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। कितना होता है? 54। तो आप सबसे पहले जीनॉन लिख दिए। जीनॉन लिखने के बाद आपने 54 इलेक्ट्रॉन एक बार में फिल कर दिए, है ना। अच्छा, टोटल कितने थे? 58 थे, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहे हैं इसको देखिए। तो 4 में तो दो तो चले जाएंगे, किसमें? दो चले जाएंगे 6s ऑर्बिटल में, और बाकी दो किस में जाने चाहिए? 6s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 4f आता है ना। उसको आप n+l रूल से भी समझ सकते हो। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन चले जाने चाहिए 4f में, है ना। लेकिन जो सीरियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल नहीं होता है, ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें दो में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? 5d में। दो में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? 5d में। तो 4f में कितने रह जाएंगे? 4f में एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो सीरियम मतलब कि 4f सीरीज का पहला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ सीरीज में, 4f सीरीज में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका बोला जाएगा जिनमें कई बार आप देखोगे कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? 5d में चला जाएगा, ठीक है। एफ का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में जाएगा? 5d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसका पहला ही एलिमेंट जो है वो ही आपका कैसा है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला है। हाँ, इसके बाद अब देखो प्रोमिथनियम में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखिए तो इसमें जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही बनेगा। जैसे 59 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। तो जीनॉन में फिल कर दिया आपने कितने? 54। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 59 - 54 कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से दो चले जाएंगे 4s में, 6s में। तो 4f में कितने चले जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अब इसके आगे जीडी तक नॉर्मली चलता है ना। जीडी तक आपका ये सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहो 4f में। 6s2 4f 4 हो जाएगा, फिर 6s2 4f 5 हो जाएगा, 6s2 4f 6 हो जाएगा, 6s2 4f 7, है ना। यूरोपियम का आपका हो जाएगा 6s2 4f 7। अब यहाँ पे जीडी में फिर से देखो भैया, जीडी में है ना, जीडी में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका होना चाहिए 6s2 4f 8 होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि f ऑर्बिटल जब 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, f ऑर्बिटल में जब 7 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो f सबसेल हमारा कैसा हो जाता है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड, है ना। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग ऑर्बिटल हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी को रिटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका 5d ऑर्बिटल पोलराइज करा लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 5d में, जिससे उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। जीडी में 4f ऑर्बिटल क्या रहता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब इसके आगे फिर से नॉर्मली बनेगा। जैसे आपका ये टीबी है, टीबी में 65 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो इसका आप खुद भी बता सकते हैं कि 54 तो जीनॉन में चले गए, और 65 - 54 कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 11। तो बेटा दो चले जाएंगे एस में, तो बचे 9 किस में जाएंगे? 4f में, है ना। तो 6s2 4f 9। ऐसे डी वाई में डायस्पोइयम में करेंगे तो 6s2 4f 10, है ना। हॉल्मियम में क्या हो जाएगा? 6s2 4f 11।
है ना। एर्बियम में क्या होगा, 6s2 4f12, ठीक है। टीएम में 6s2 4f13, ठीक है। इट्रियम में 6s2 4f14। यहां तक हो गया। अब जो इसका लास्ट का जो एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। और बताइए इसका क्या होना चाहिए। 6s2 4f14, 14 है ना। 5D2 और 1। 5D1 हो जाएगा ना। तो इसमें ये जो अगर पूरी 4f सीरीज में देखें तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल बोला जाता है। और एबनॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन इन तीनों में आप देखिए कि तो इनके 5D ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकियों में ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका किस में प्रेजेंट होता है, 5D ऑर्बिटल में, ठीक है। एक्चुअली वो पोलराइज होके जा रहा है ना। तो ये इनका क्या माना जाता है, ये 3 एलिमेंट आपको याद रखना है। और याद रखना बहुत आसान है, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, सीरियम और लूटेटियम, और बीच में जीडी। सर यही जीडी तीनों मतलब क्यों? गैडोनियम। हाँ कौन सा बेटा, सर यही तीनों क्यों याद रखना पड़ता यही क्यों याद रखने। है? इन तीनों को ध्यान रखना, सीरियम और ये लुटेनियम और ये। इनका बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसलिए, ठीक है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसमें इसमें आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड। अब देखिए इतने एलिमेंट देखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखिए 4f सीरीज में पहले आप लिख दिए जीनोन। अब देखिए सबके 6s ऑर्बिटल में तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें 6s में तो सभी में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब तो पहले आप 6s2 लिख दिए। 4f ऑर्बिटल में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन है। और 5d में या तो बेटा 0 इलेक्ट्रॉन है, या तो 5d ऑर्बिटल वैकेंट है। जैसे बीच वालों का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 5d ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ से यहाँ तक इनका भी 5d ऑर्बिटल एक तरह से वैकेंट है ना। तो 5d 0, या वो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें ऐसे लिखा दिया जाता है 5d 0 to 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये n+l रूल के हिसाब से लिखा हुआ है। n+l रूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जा रही है उस सीक्वेंस में ऑर्बिटल अरेंज है। लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी में सीक्वेंस जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो n+l रूल के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है। वो उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। जैसे पहले 4f ऑर्बिटल आएगा तो पहले 4f को लिख दिया है, फिर 5f आएगा बेटा, 5d आएगा तो 5d को लिख दिया, फिर 6s आएगा तो 6x को लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा लिखा दिख जाए तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, समझ जाइएगा, है ना। कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को अरेंज करके लिख देगा, ठीक है। जैसे ये वाले भी है ना, तो इनको भी वो अरेंज करके दे सकता है बेटा। जैसे सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे लिख देगा, 4f1 पहले लिख देगा, और फिर लिख देगा 5d1 6s2, है ना। तो इसको भी सही मान लिया जाता है ना। लेकिन ये जो जो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है वो एक्चुअली n+l रूल के रिस्पेक्ट में होती है। तो उसको आप n+l रूल के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। जो मैंने आपको बताया वो n+l रूल के रिस्पेक्ट में बताया है। लेकिन कई बार इनको ऑर्बिटल को अरेंज करके भी लिखा जा सकता है कि 4f को पहले लिख दे, 5d को उसके बाद में, और सबसे आगे किसको लिख दे, 6x को। तो उससे घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि दोनों सेम ही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टीज में आते हैं।
प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखो जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स में देखिए कह रहा है कि ऑफ ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर हैवी मेटल। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे मेटल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं। इट शोज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट इज +3। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखने वाली है बात की जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +3 होती है। ठीक है ना, लैंथेनाइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो 4f सीरीज में 14 होते हैं और 5s में भी 14 होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 28। तो पूरे f ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई आपसे ग्रुप नंबर पूछे बताओ कि लैंथेनाइड का ग्रुप कौन सा होता है, तो लैंथेनाइड का ग्रुप हम लोग वही मानते हैं जो लैंथनम का ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि इन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से सेपरेट कर दिया गया है। ये जो दो सीरीज है ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल से सेपरेट कर दिया गया है। तो ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनका ग्रुप नंबर वही कंसीडर कर लिया जाता है थ्योरी में जो लैंथनम का होता है। और लैंथनम पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है ना। और इस रिस्पेक्ट में आप देखेंगे थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। इस रिस्पेक्ट में लैंथेनाइड का भी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक्टेनाइड, एक्टेनाइड का जो ग्रुप नंबर है वो बेटा एक्टीनियम का मान लिया जाता है, क्योंकि एक्टीनियम के आगे रखे हुए एलिमेंट को एक्टेनाइड्स बोलते हैं। और एक्टीनियम का खुद का ग्रुप नंबर क्या है, वो भी थर्ड है ना। ये तो याद ही होगा, सचिन की यारी लारा से अच्छी। सचिन की यारी, सचिन मतलब स्कैंडियम, यारी मतलब इट्रियम है, और लारा मतलब लारी। लैंथेनम हो गया, और अच्छी मतलब एक्टीनियम। ठीक है। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप में बैठे हुए सारे एलिमेंट है ना। तो इससे ये समझ में आना चाहिए आपको कि लैंथेनाइड्स का कभी आपको ग्रुप नंबर पूछा जा रहा हो तो हम लोग कितना बोल देंगे, थर्ड ग्रुप बोल देंगे, है ना। और एक्टेनाइड का भी ग्रुप नंबर कितना बोलना है हम लोग को, एक्टेनाइड का भी थर्ड बोल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और सर ये थर्ड ग्रुप के पहले 4 एलिमेंट्स है। थर्ड ग्रुप के पहले 4 एलिमेंट है, हाँ। ओके सर। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको बता ही दिया है ना, वही जनरल फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। तो वो वही सेम चीज लिखी हुई है। अच्छा, इनका पीरियड अगर कभी पूछा जाए कि लैंथेनाइड्स का पीरियड क्या होता है, तो यहाँ भी वही सेम बात आती है कि जो बेटा लैंथनम का पीरियड है वही पीरियड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लैंथेनाइड का। और लैंथनम आपका 6 पीरियड को बिलोंग कर रहा है। लैंथनम किसको बिलोंग कर रहा है, 6 पीरियड को। तो इसका मतलब ये जो लैंथेनाइड्स है इनका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा। और ऐसे ही जो एक्टेनाइड्स हैं इनका पीरियड भी हम लोग, एक्टेनाइड का पीरियड, एक्टेनाइड्स के एक्टीनियम का जो पीरियड होगा वो एक्टेनाइड का कंसीडर किया जाएगा। और एक्टीनियम का पीरियड क्या होता है, 7th होता है। इसका मतलब जो एक्टीनियम का पीरियड है वो 7th मानते हैं, और वही सेम पीरियड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक्टेनाइड से। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। कोई लैंथेनाइड का पीरियड बताओ क्या बोलेंगे, है ना। लैंथेनाइड का पीरियड हो जाएगा 6 और एक्टेनाइड्स का पीरियड हो जाएगा 7th। ठीक है। अब इसमें एक अभी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई इसका रीजन पूछे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, है ना, तो क्या आंसर होगा, कोई बताएगा। Why F block element are called inner transition element? अच्छा, इस चैप्टर में रीजनिंग, जैसे आप लोग बोर्ड बोर्ड का एग्जाम भी अभी दोगे और उसमें शायद ये चैप्टर आ भी रहा होगा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, तो उसमें बेटा रीजनिंग क्वेश्चन 3 मार्क्स के
आपको क्वेश्चन पूछे आएंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, केवल इसी चैप्टर से, ठीक है, डी ब्लॉक से, है ना। जैसे आपसे उसमें पूछ दिया गया वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, तो उसमें हम लोग को टू द पॉइंट आंसर देना होगा। हाँ ठीक है, ये वंशिका ने बताया इनकम्प्लीट DNF ब्लॉक। देखो इसको ऐसे ना बोलो, इसको आप ऐसे बोलो कि जैसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते थे, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट की हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते थे जिनका वैलेंस सेल को हम लोग nth सेल बोल देते थे, और वैलेंस सेल के साथ साथ उसका जो पेनाल्टीमेट सेल होता था N-1 सेल, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता था, है ना। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पे डी ब्लॉक में, यस। ट्रांजिशन एलिमेंट में। और यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि इनकी वैलेंस सेल तो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी ही, वैलेंस सेल के अंदर वाली सेल को बोलेंगे पेनाल्टीमेट सेल, वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। और पेनाल्टीमेट के अंदर वाली जो सेल, एक सेल और होगी प्री पेनाल्टीमेट सेल, जिसको N-2s सेल होगी, वो भी बेटा इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। तो इनकी बेटा जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनकी वैलेंस सेल एज वेल एज पेनाल्टीमेट सेल एंड इनर पेनाल्टीमेट सेल, या इनको प्री पेनाल्टीमेट सेल बोलते हैं, ये तीनों तीनों सेल इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं, और इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। देखो ये लिखा भी हुआ है, द एलिमेंट इन विच ऑल द थ्री सेल्स दैट इज अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब वैलेंस सेल को बोल रहा है, उसने एन लिखा भी हुआ है देखो, ठीक है। फिर उसने बोला पेनाल्टीमेट, पेनाल्टीमेट मतलब N-1 सेल, एंड प्री पेनाल्टीमेट या एंटी पेनाल्टीमेट सेल मतलब N-2s सेल आर इनकम्प्लीट, है ना। ये तीनों सेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, है ना। सो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस बेसिस पे इनको क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल सीरियम का यहाँ पे दे दिया है कि सीरियम में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले जीनॉन लिखा हुआ है, तो जीनॉन तो बेटा फुली फिल्ड है ना, नोबेल गैस का वैलेंस शेल फुली फिल्ड है। तो इस यहाँ तक तो कहानी क्या है, फुली फिल्ड है, यहाँ तक के ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है ना, यहाँ तक के ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। उसके आगे देखो तुम्हारा है 6s2 5d 4f, तो इसमें आपका 6s ऑर्बिटल जो है वो वैलेंस शेल का है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये हमारी क्या हो गई, वैलेंस शेल। और 5d ऑर्बिटल जो है बेटा वो पेनाल्टीमेट सेल का ऑर्बिटल है ना। और इसका जो 4f ऑर्बिटल है वो प्री पेनाल्टीमेट सेल का है। और अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना। इसका फोर्थ सेल 4f ऑर्बिटल, f में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड ही है। डी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट फील्ड है। और अच्छा आपको ये लग रहा होगा सर इसकी 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फुली फिल्ड है ना। आप कह रहे हैं कि वैलेंस सेल किसकी, हाँ, कंपनी इनकम्प्लीट है। तो ये वैलेंस सेल कैसे हुई इनकम्प्लीट, इसका तो s ऑर्बिटल देखिए फुली फिल्ड है। बाकी ऑर्बिटल हाँ तो ये एक इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका 6 सेल इनकम्प्लीट फील्ड है, देखो इसका 6s ऑर्बिटल, इसका 6s का जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, लेकिन इसका 6 सेल का p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है ना। 6d खाली पड़ा हुआ है, 6f खाली पड़ा हुआ है। तो इनके 6 सेल के जो 4 ऑर्बिटल हैं वो चारों खाली पड़े, मतलब 3 ऑर्बिटल तो पूरे पूरे खाली पड़े हुए हैं, है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आ रही बात, समझ में आ रही है। यस। ठीक है, अच्छा। अब इसमें एक छोटी सी बात है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जैसे हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ते थे, ये डी ब्लॉक में जो लास्ट ग्रुप होता था, 12th ग्रुप, है ना, जिसमें आपका जिंक कैडमियम मरकरी ये सब आते थे, तो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते थे, याद करो।
है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आते थे, है ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर नहीं हैं, है ना, तो बता सकते हो कौन से नहीं है। तो एक तो ये लूटेटियम याद कर लो बेटा। यस सर, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि लेंथेराइड में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इनर ट्रांजिशन सीरीज की मेंबर नहीं है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो वो आपका बेटा ये लूटेटियम आप लोग याद रखिएगा। जैसे एफ ब्लॉक में जो लास्ट एलिमेंट था, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया भी था, लूटेटियम। लूटेटियम में आप अगर गौर कीजिए तो इसका जो फोर्थ सेल है उसका एफ ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, ठीक है। और उसके जो इससे पहले ऑर्बिटल आ रहे होंगे, जैसे 4d आ रहा होगा, तो वो जीनॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो उसमें 4d पहले ही फिल हो गया होगा, है ना। 4f का p ऑर्बिटल भी पूरा पूरा फुली फिल्ड होगा। जब आप जीनॉन का, केवल आप जीनॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करके देखें तो ये तीनों ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंगे, 4s, 4p और 4d। और इसका 4 सेल का f ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड हो गया, है ना। बोलो भाई। तो इसका मतलब जो हमारा लूटेटियम है वो इनर ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है कि नहीं। यस सर। ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो उसके ऊपर YB बैठा हुआ है, YB में भी यही सिमिलर सिचुएशन है कि इसका 4f ऑर्बिटल फुली फिल्ड है ना। तो इसका मतलब इसकी फोर्थ सेल फुली फिल्ड होगी। तो ये दो एलिमेंट, लास्ट के दो एलिमेंट बेटा जो हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं कवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे दो लेंथेनाइड में नहीं कवर हो रहे हैं, ऐसे ही इनके नीचे वाले दो एक्टेनाइड में भी नहीं कवर होते हैं। तो टोटल 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे टोटल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं, तो वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट 28 होते हैं, लेकिन 4 उसमें माइनस करके बोलिएगा, तो उसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होंगे, 24। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये सब जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को कलेक्ट करनी है। और इन चैप्टर में थोड़ी इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेटिव डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसे अगला पॉइंट है लेंथेनाइट सीरीज और रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना। तो ये तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सीरियम से लेकर लूटेटियम तक के जो 214 एलिमेंट है, ये आपके क्या है, ये आपके 4f सीरीज एलिमेंट है, इन्हीं को लेंथेनाइट्स बोल देते हैं। एंड लेंथेनाइट्स आर फाउंड रेयरली ऑन अर्थ। लेंथेनाइट्स जो है इनका जो नेचुरल एबेंडेंस है वो बहुत ही कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। Lanthanides are found rarely. Lanthanide are found rarely on Earth, so these are called rare earth metals. ठीक है। अगला पॉइंट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज सीरियम एंड नॉट लैंथनम, है ना। ये थोड़ी कॉमन मिस्टेक रहती है, कई बच्चे सोचते हैं कि लैंथेनाइड का पहला एलिमेंट लैंथनम है ना, क्योंकि लैंथेनम से ही लैंथेनाइड बना है, जबकि ऐसा नहीं। लैंथेनम आपका एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है ना। लैंथेनम से आगे जो सीरियम आता है, सीरियम से लूटेटियम तक के जो एलिमेंट है वो लैंथेनाइड का मेंबर है। और इसका मतलब कि लैंथेनाइड का पहला एलिमेंट जो होगा वो हमारा सीरियम होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, लैंथेनाइड का सीरियम, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट बेटा अच्छा कोई पूछे इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो आप इनमें ये बोल सकते हैं कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 4f सबसेल में इंटर करता है ना।
वो किस ऑर्बिटल किस सबसेल में एंटर करता है, 4f सबसेल में, और इसलिए इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका जो दे आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप एंड 6 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये बात भी समझ में आ गई हम लोग को। ठीक है। और ये देखो एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमिथनियम होता है, पीएम है ना, पीएम मतलब आपको याद रखना, प्रोमिथनियम। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी जो है, इज द ओनली लैंथेनाइड विच इज सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव नेचर। तो जो पीएम है वो कैसा है, वो एक यही एक ऐसा लैंथेनाइड है जो सिंथेटिक एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव भी है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लैंथेनाइड में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिंथेटिक भी है और रेडियो एक्टिव भी है, तो वो हमारे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बोलो भाई, सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव। बोलिए, समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग टेस्ट हाँ सभी सर। लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जो अभी मैं ले रहा हूँ रैंक का टेस्ट, कितने बच्चे दे रहे हैं? हैंड रेज करो जा। आर्यन, कास्तु हो गया, विनायक, अभिनव, बाकी बाकी बच्चे कोई नहीं दे रहा है टेस्ट? तो बताओ, मैं लेना बंद कर दूं क्या टेस्ट? भाई 4 बच्चे दे रहे हैं तो 4 बच्चों के लिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ। बोलिए। श्रियांश वाजपेयी टेस्ट दे रहे हो? एफ एफ बैच का तो कोई बच्चा टेस्ट ही नहीं दे रहा है। है ना, टेस्ट बेटा दीजिए सभी लोग, क्योंकि उसी के बहाने आपकी तैयारी होगी। है ना, अगर टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर 1 बाय 1 एक एक चैप्टर भी तैयार करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको मतलब लास्ट टाइम जो होता है ना प्रेशर वाली बात, कि वो प्रेशर आपका बहुत कम हो जाएगा। मैक्सिमम चैप्टर आपके तैयार हो चुके होंगे। ठीक है। तो सभी लोग उसमें, मैंने 11th के भी चैप्टर लिए हुए हैं, इसीलिए कि 11th का एक चैप्टर मैंने 12th का लिया हुआ है, और फिर एक चैप्टर मैंने 11th का लिया हुआ है। अच्छा, तनिक्स का, ठीक ठीक, तनिक्स तो दे रहा है वैसे। हाँ नहीं, जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोग सीरियस, मतलब अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आप की पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी आप लोग थोड़ा सा 1.5 महीने जम के तैयारी कर लोगे, है ना, मतलब अगर आप आज की डेट में भी कसम खाओगे कि नहीं मुझे अब अच्छे से काम करना है, और जितना पढ़ लिया है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो भी आपका 99+ आप निकाल ले जाओगे। ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में। बाकी फिजिक्स मैथ में भी ऐसे ही करोगे तो ओवरऑल 99 निकाल ले जाओगे। तो थोड़ा सा आप लोग अब रिवीजन वाला पार्ट पे थोड़ा और फोकस करना शुरू करिए। रिवीजन एक दिन में नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा आप जैसे से एक एक चैप्टर में लेता जा रहा हूँ, आप उसी हिसाब से अपनी भी प्लानिंग बना लेंगे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। बोलो भाई, नोट्स आपके बन ही गए, लेकिन वो नोट्स रिवाइज भी तो करने हैं। है ना, अचित नहीं है क्लास में आज? अचित नहीं दिख रहा भाई बहुत दिन से। ठीक है, तो बेटा सभी लोग दीजिए, आपका उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट छुपा हुआ है। आप इस बात को बाद में समझेंगे, इससे अच्छा कि अभी इसको एनालाइज करिए, है ना। चलिए, अच्छा, फिर इसमें ये बात मैंने कर ली अभी किसकी, लैंथेनाइड की। उसके बाद आते हैं एक्टेनाइड्स में। एक्टेनाइड्स जो होते हैं ये आपके थोरियम से लेकर लॉरेंसियम, अच्छा एक्टेनाइड अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी पहले लैंथेनाइड की कहानी कंप्लीट कर देते हैं। तो
इसमें लैंथेनाइड में सबसे जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक साइज। लैंथेनाइड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें, है ना, पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड में सीरियम से लुटेटियम की तरफ मूव करें, तो उनकी जो आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैसे सीरियम से लेकर बेटा लुटेटियम तक आप मूव कर रहे हैं, तो इनकी आयनिक रेडियस देखो मैंने लिख रखी है, ये पिकोमीटर में है सारी रेडियस। सीरियम 102 है ना, पीआर 99 है, फिर 98.3, 97, 95.8। तो देखिए लगातार वो डिक्रीज होती आ रही है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आप किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का अगर डिफरेंस देखें एटॉमिक रेडियस में, तो वो डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट टाइप का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे 102 और 99 में देखें तो कितने 3 पिकोमीटर का डिफरेंस है, और फिर अगले दो एलिमेंट में देखें तो वो 1 पिकोमीटर भी नहीं है, पूरी तरह से 0.7। फिर नेक्स्ट में देखें तो ये आ गया आपका 1.3। तो ये जो चेंज आ रहा है हर दो कॉन्जुगेटिव एलिमेंट के बीच में जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा लगातार साइज लेकिन कम भी हो रहा है, अगर आप देखें तो साइज घट भी रहा है। तो एटॉमिक रेडियस में ये जो डिक्रीमेंट आ रहा है, इसकी वजह से साइज एटम का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और इससे एटम की वैलेंस सेल थोड़ी सी क्या हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एटम की जो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो आपको बस ये टू द पॉइंट ध्यान रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बोल दीजिएगा। यहाँ से आप लिख लीजिए, ये इतना पढ़ लीजिए। देयर इज ए फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन साइजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेंथेनाइड्स में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उनका एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। and the cumulative effect of the contraction of the lanthanide series known as lanthanide contraction। ठीक है, तो उसका जो इस वजह से उनका एटॉमिक रेडियस है ना क्यूमुलेटिव कम होता जा रहा है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को ही यहाँ पर नाम देते हैं हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बोलिए, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, ये हम लोग डी ब्लॉक में पढ़े भी थे। 5D सीरीज और 4D सीरीज के एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उनका साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्योंकि फाइव, जैसे आपको आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो लेंथेनाइड हमारा किस सीरीज के मेंबर है, लेंथेनाइड बताओ 4D सीरीज के मेंबर है कि 5D सीरीज के मेंबर है। 5D। है ना, तो देखा जाए तो है तो वो है ना 5D, लेंथनम बैठा हुआ है 5D सीरीज में, और लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट हैं वो सब आ जाते हैं लेंथेनाइड्स में। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होता है, ये हम लोगों ने वहां पे देखो, मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। ये हम लोगों ने डी ब्लॉक में डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए आप लोग कि डी ब्लॉक में ये डिस्कस किया था कि जैसे ये डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है ना, 3D 4D 5D। स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपका 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D। ठीक है, तो देखिए लेंथनम कहाँ बैठा हुआ है, 5D सीरीज में। फिर लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है ये आपके लेंथेनाइड्स हैं। ठीक है, अब लूटेटियम के बाद जो अगला नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो हॉफनियम आता है। ठीक है, तो अगर आप हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें जीनॉन के बाद आपका 4s ऑर्बिटल भी फिल हो चुका है। जीनॉन के बाद अगर आप देखोगे तो इसका जब लिखोगे तो जीनॉन
और इसका 6s भी फिल्ड है और 4f14 भी फिल्ड है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ जाने शुरू हो जाते हैं, फिर वो 5d में फिल होने शुरू हो जाते हैं 1 by 1। ठीक है, लेकिन वैलेंस सेल से पहले 4f ऑर्बिटल फिल हो चुका है, इस वजह से इसकी वैलेंस सेल पे लगने वाला फोर्स जो है वो बढ़ जाता है। वैलेंस सेल का वैलेंस न्यूक्लियस का फोर्स जो है या न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो, वो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जो आगे वाले जो जितने एलिमेंट है लैंथेनम के आगे वाले, इनका साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर लगभग किसके बराबर हो जाता है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बराबर हो जाता है। ऐसे हॉफनियम का जिरकोनियम के इक्वल हो जाता है, टेंटनम का नायोबियम, है ना, टंगस्टन का मॉलिब्डेनम। और ये इसका सबसे मेन कंसीक्वेंस देखा जाता है ना। कभी आपसे पूछा है कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, तो इसमें आप बोल दीजिएगा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 5d सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 4d सीरीज के क्या हो जाता है, बराबर। सिमिलर, है ना, अप्रोक्सीमेट 5d वालों का 4d के बराबर हो जाता है। तो ये इसका सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। लेंथेनाइट के लिए बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 होती है। लेंथेनाइट की मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। अच्छा, कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनाते हैं कंपाउंड, ऐसा नहीं कि सारे 3 के अलावा कोई और बनाते ही नहीं। 3 में वो सबसे स्टेबल फॉर्म में रहते हैं या उनकी सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके मैक्सिमम कंपाउंड +3 में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको हम लोग मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा वो 2 और 4 में भी बनाते हैं, कुछ एलिमेंट 2 या कुछ एलिमेंट 4 में बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल है। जैसे सीरियम जो है, सीरियम 4 में भी अपने कंपाउंड बना लेता है और सीरियम 4 में अच्छा खासा स्टेबल भी होता है। ठीक है ना। और कोई पूछे सीरियम 4+ क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें बोल सकते हैं कि सीरियम का हम लोगों ने किया भी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका मैंने बताया था सीरियम का 58 होता है ना। हाँ, तो इसमें 6s2, उसके बाद आया था 4s1, इसमें एक्सेप्शनल था 5s1। तो इससे आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले तो वैलेंस सेल से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकल जाएंगे, फिर एक 5d से निकल जाएगा और एक निकल जाएगा 4f से। मतलब इससे आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक तरह से वो जीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबेल गैस का। ठीक है, तो सीरियम +4 में बना देता है। लेकिन इसमें भी एक खास बात है कि सीरियम 4+ में, ठीक है कि सीरियम 4+ में बना रहा है और 4+ में इसलिए बना पा रहा है क्योंकि ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। लेकिन कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सीरियम की 3 ऑक्सीडेशन नंबर और सीरियम की 4 ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल ज्यादा कौन सा है, तो स्टेबिलिटी सीरियम+3 सीरियम+4 से ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में देना सही नहीं है, क्योंकि ये आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं एक्सप्लेन होता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नोट पॉइंट, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम 4+ इज फेवर्ड, है ना, सीरियम 4 का फॉर्मेशन ज्यादा फेवर्ड है क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है ड्यू टू इट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो खुद क्या होना चाहते हैं, वो खुद बेटा रिड्यूस होना चाहते हैं। तो सीरियम 4+ का फॉर्मेशन फेवरेबल जरूर है, लेकिन उसका अगर SRP वैल्यू देखें तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव 1.74 होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए वो आसानी से ऑक्सीडाइज, वो जैसे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन काफी फेमस है कि सीरियम 4+ वाटर को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा,
खुद वो 3 में रिड्यूस हो जाएगा। तो पानी के अंदर मतलब अगर एक्वस मीडियम में अगर आपसे कोई पूछे कि सीरियम 3+ में रहना चाहेगा कि सीरियम 4+ में ज्यादा स्टेबल है, तो एक्वस मीडियम में सीरियम 3+ ज्यादा स्टेबल है। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ना, क्योंकि कई बार बच्चे इसका आंसर सीरियम 4+ लगा देते हैं। उनको लगता है कि ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट इसका आंसर होता है सीरियम 3+, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये SRP वैल्यू ध्यान रखना है कि SRP इसका काफी ज्यादा होता है और ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद 3+ में रहता है। सर मतलब एक्वस मीडियम में सीरियम 3+ सीरियम 4+ से ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ सर ये बोलो सिर्फ बेटा। सर ये सिर्फ एक्वस मीडियम में होता है, फिर और भी किसी मीडियम में हो सकता है? देखो हम लोगों से एक्वस मीडियम में ही पूछा जाएगा, और किसी मीडियम में ऐसे तो हजारों सॉल्वेंट है, और किस किस के अंदर किसकी किसकी ऑक्सीडेशन हम लोग वाटर के अंदर ही जान ले, बड़ी बात यस सर। है ना। सर वाटर तो के अंदर हम लोग Cl+3 की क्यों ज्यादा होती है सर? वो मेरा माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, इस समय माइक कौन काम कर रहा है तुम्हारा? यस। देखो ये इसका जो ये SRP वैल्यू है ना, ये देखो छोटा सा लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। इसका जो SRP वैल्यू होता है वो 1.74 होता है ना। और 1 पॉजिटिव में अगर इतना 1 के ऊपर अगर SRP है किसी का भी बेटा, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपने गौर किया फ्लोरीन का भी SRP प्लस में ही 1 से ऊपर होता है, फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ना। ऐसे ही सीरियम 4+ का जो SRP होता है वो पॉजिटिव में 1.74 होता है। तो ये पानी के अंदर 4+ में रह ही नहीं सकता। अगर इस आयन को पानी के अंदर डाला जाएगा तो 3+ में चला जाएगा, क्योंकि वो वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो उसकी सीरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 3+ ही होती है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कई बार रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे आते हैं आपसे, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि सीरियम 4+ का कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, फिर भी बोलेगा कि सीरियम 3+ कौन सा स्टेबल, मतलब कि सीरियम 3+ क्यों ज्यादा स्टेबल है, या फिर आपसे पूछेगा कि बताओ 4 ज्यादा स्टेबल है कि 3। तो इसमें ध्यान रखना कि आप 4 को मत बोलिएगा, 3 को बोलिएगा। तो ये एक तो याद रखना। बाकी जैसे प्रोमिथनियम जो है ना वो भी 4 में बना लेता है, टीबी 4+ है ना, टीबी भी 4+ में बनाता है। और इसका रीजन काफी लॉजिकल है। टीबी का जब 4+ में आप बनाएंगे ना तो बेटा इसमें देखेंगे एफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है। जैसे टीबी का ये देखो लिखा हुआ है मैंने, टीबी का कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में होता है 4s2 6s2 4f9, लेकिन टीबी 4+ जब लिखेंगे तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले इससे निकल जाएंगे 6s से, और फिर 2 इससे निकल जाएंगे तो बचेंगे 7। और एफ में 7 का मतलब इसका एफ ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फील्ड। इसलिए टीबी 4+ भी इजिली फॉर्म हो जाता है, इजिली इसका बन जाता है ना। और ये 2 एलिमेंट आपको याद रखना है, EU और YB, है ना। EU और YB ये 2+ में भी बना लेते हैं कंपाउंड, क्योंकि ये जो यूरोपियम होता है, यूरोपियम 2+ में जब बनता है तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। और ये जो YB 2+ है ये हाफ फील्ड होने पे ये 2+ में बेटा फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, एफ ऑर्बिटल। तो ये 2-3 आयन काफी पॉपुलर हैं और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो कई बार पूछे गए हैं। मतलब जिसको याद है तो वो खटाक से आंसर दे देगा, है ना। तो है ना, सीरियम, एक तो ये याद रखना है सीरियम और प्रोमिथनियम, ठीक है। ये दोनों 4+ में बनाते हैं, मतलब सिप्रा याद कर लो कि सिप्रा 4+ में मतलब बनते हैं। और टीबी और DY ये भी 4+ में। और यूरोपियम और YB है ना, ये दोनों 2+ में बना लेते हैं। बाकी अगर स्टेबल पूछ लिया तो स्टेबल 3 ही होती है ना, एफ ब्लॉक में स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 3 होती है। इसके बाद कलर की अगर बात किया जाए
तो कलर में बोलते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो भी मैक्सिमम एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके पीछे बोलते हैं एफएफ ट्रांजिशन होता है। मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो कलर एराइज होता है उसके पीछे कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल होती है? एफएफ ट्रांजिशन। जैसे डी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा था ना डी ट्रांजिशन, कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही मूव करते हैं, है ना, जब डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा था Eg और T2G करके, कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं Eg2Tg में, और उनके Eg के इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं और वहां पे डी ट्रांजिशन होता है। ऐसे ही बेटा एफ ब्लॉक में याद रखना कि एफ ब्लॉक कंपाउंड में जो कलर आता है वो किस वजह से आता है? एफएफ ट्रांजिशन की वजह से आता है। ठीक है, किस वजह से आता है? एफएफ ट्रांजिशन। अच्छा, एक इसमें ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसे आयन जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4FN टाइप का है, उनका कलर ऐसे आयन से मैच करता है जिनका कॉन्फ़िगरेशन 4F14-N अगर है। मतलब ये कैसे समझिए कि जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन 4F2 है, तो उसका उस आयन का कलर ऐसे आयन के कलर के सिमिलर होगा, बराबर होगा, जिसकी वैलेंस शेल में क्या आ रहा हो? 4F12 आ रहा हो, है ना। अब जैसे किसी एक आयन की वैलेंस शेल में 4F3 आ रहा है लास्ट वैलेंस शेल में, ठीक है, और कोई दूसरा आयन है उसकी वैलेंस शेल में 4F11 आ रहा है, तो उन दोनों का कलर आपस में क्या होगा? सेम होगा, है ना। आ रही बात समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया ऐसे सीरियम, और सीरियम को मैंने 3+ में लिख दिया, तो सीरियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा, देखो 2 तो इससे निकल जाएंगे, एक निकल जाएगा 5, इसका 4F1 हो जाएगा। सीरियम 3+ का मतलब समझ में आ रहा है? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4F1। तो इस आयन का जो कलर होगा, अच्छा इसमें कलर होगा जरूर, क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन उन सभी में हो जाता है जिसमें एक भी एफ इलेक्ट्रॉन हो एफ सबसेल में। अब जैसे इसमें एफ में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एफ एफ ट्रांजिशन तो करेगा। अब इसका कलर मैच करेगा अगर किसी आयन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4F13। ठीक है, कैसे निकाला कि 14 में 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सीरियम 3+ का कलर TM2+ के बराबर है, तो इसको हम लोग लॉजिकली बोल सकते हैं, क्योंकि टीएम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 4f13। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये बन जाएगा आपका 4f13। बोलो भाई, तो इन दोनों का क्या हो गया? कलर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये हमें याद ही नहीं आएगा कि टीएम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसके लिए मैंने जो निमोनिक बताया उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो ऑर्डर, ये 14 एलिमेंट का ऑर्डर याद हो गया, है ना, सिप्रा, नई, पैन, समालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, एक तुम यामाहा लूटो, तो अगर आप ऐसे 14 एलिमेंट लिख लोगे तो आप एग्जैक्टली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना ले जाओगे, अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो। बोलो भाई। और अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि एफ ऑर्बिटल अगर वैकेंट है, एफ ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, या एफ ऑर्बिटल में पूरा फुली फिल्ड हो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे आयन बेटा डायमैग्नेटिक होते हैं। ऐसे आयन क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, जैसे सीरियम 4+, ये डायमैग्नेटिक है, YB2+ डायमैग्नेटिक है, और ये कलरलेस भी होते हैं, डायमैग्नेटिक भी है और कलरलेस भी हैं, क्योंकि इनमें एफएफ ट्रांजिशन फिर नहीं हो पाता है। बोलो, बात समझ में आ रही? Yes, sir. अच्छा, इनमें एक मैग्नेटिक बिहेवियर पे बोला जाता है कि एफ ब्लॉक में सीरियम, अच्छा अगर अगर सभी एलिमेंट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दिया जाए, तो सीरियम से लेकर जीडी तक, तो इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा, इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं सीरियम से लेकर जीडी तक,
जीडी मतलब ये जनता दल यूनाइटेड, लालू वाली पार्टी है ये, ठीक है। तो सीरियम से लेकर जीडी तक जितने एलिमेंट हैं, इनका इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता है, लेकिन जीडी के बाद लूटेटियम तक आप जब मूव करोगे, हाँ इनको सबको प्लस, ये सारा कंपैरिजन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में ही कर रहे हैं, तो बेटा इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर घटता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एफ, आप ऐसे समझिए कि इसमें एफ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें एफ में 3 आ रहे हैं, इसमें एफ में 4 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं, तो देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना एफ ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जैसी F7 के बाद बेटा जैसी F8 होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। F7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, लेकिन F8 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, F8 में 8 होंगे अनपेड 6 इलेक्ट्रॉन, एम्पियर सर, 6 एम्पियर। 6 अनपेड, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो 7 हाफ फील्ड के बाद फिर क्या होता है, एक एक ऑर्बिटल पेयर्ड होने लगता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 कम होने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना, सीरियम से लेकर GD3+ तो तक तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर कम होने लगता है, ठीक है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, तो उसको आप गलत कर दीजिएगा, है ना। इंक्रीजेज अप टू जीडी, है ना, जीडी तक पढ़ेगा, GD3+ तक, उसके बाद फिर घटने शुरू हो जाता है। सर जो डायमैग्नेटिक आयन आपने ऊपर लिखे हैं वो कलरलेस होते हैं? हाँ ये डायमेट्रिक कलरलेस होते हैं, है ना, क्योंकि इस इनमें FF ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, और FF ट्रांजिशन की वजह से ही इनमें कलर आता है। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, जितना आपने पढ़ा है उतने क्वेश्चन आप लोग इतने तो कर ही ले जाओगे। देखिए करिए एक एक वन सभी लोग। पहला पूछ रहा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर, सीरियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी। है ना, अपना आंसर चैट चैट में भी दे सकते हो या बोल भी सकते हो, दोनों बातें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आर्यन, करेक्ट आपका। खास तो तुम्हारा भी सही है। ठीक है, तो सीरियम की मोस्ट स्टेबल 3 होती है, हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन सीरियम 4+ में भी बनाता है कंपाउंड, है ना। तो सीरियम 3 और 4 दोनों शो करता है ना। तो उसने मोस्ट कॉमन पूछी है तो दोनों ही हो जाएगी। हाँ आल्दो अगर वो मोस्ट स्टेबल पूछता तो आंसर हो जाता ओनली +3, लेकिन उसने स्टेबल की बात ही नहीं करी है, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, तो आंसर आप लगा दो 3 और 4, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ लेंथनम 3+, एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथनम इज 57, is 1.06 angstrom. Which one of the following given values will be closest to radius of lutetium 3+? है ना, देखो लेंथनम 3+ की उसने रेडियस आपको दे दी है कितनी, 1.06, और बेटा उसने लूटेटियम की पूछ दी, मतलब ला की दे दी, लू की पूछ दी, है ना। लालू की पूछ रहा है, ला की दे रहा है, लू की पूछ रहा है। अब बताओ भाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी कि घटेगी, लेंथनम से लूटेटियम जाएंगे तो ऑब्वियस है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, है ना। एटॉमिक रेडियस घटती है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। अब कहोगे सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है, तो बेटा आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा आएगा, देखो आपको आंसर 1.06 से कम वाला ही देना है, और चारों ऑप्शन देखो तो 1.06 से लेस वैल्यू केवल एक में ही डाली उसने, 0.85, है ना। तो इसमें बाद आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर देना है,
है ना, और रीजन लिख दीजिएगा ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लुटेटियम की हो जाएगी 0.85। अब देखिए AI EEE 2004 में देखो क्वेश्चन ये वाला आया है। इसमें क्या कह रहा है, सीरियम, सीरियम के देखो पीछे पड़ गया हाथ दोगे। सीरियम 58 इज द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ लेंथेनाइट। इम्पोर्टेंट मेंबर तो है ही भाई, पहला मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है सीरियम के लिए। तो पढ़ते हैं भाई, पहला स्टेटमेंट क्या है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज 3 and 4। तो ये बात तो यार सही है, सीरियम 3 और 4 दोनों भी बनाता है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही। है ना, ये तो भाई सही बोल रहा है। अगला कह रहा है द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज सीरियम इज मोस्ट स्टेबल देन +4। इसका कहना है कि सीरियम की 3 ज्यादा स्टेबल है। और अगले में उसने कंफ्यूज किया है, उसने बोला द +4 ऑक्सीजन स्टेट इज सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन। और लास्ट में बोला है कि सीरियम 4+ एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है ना, तो बताओ भाई, इसने इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो सीरियम की 3 ज्यादा स्टेबल होती है, अभी उन्होंने डिस्कस किया था इस बारे में। सीरियम 3+ ज्यादा स्टेबल होता है सीरियम 4+ से, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया फिर। और इसका रीजन भी पढ़ा था, तो उसका रीजन था कि सीरियम 4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये भी सही है। और इसमें इसने बोल दिया सीरियम 4+ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, सीरियम 4+ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको कहना गलत है। हाँ, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन बोल देता तो एक बार हम लोग सोचते। इसने सॉल्यूशन बोला है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं बोला है ना। तो पानी के अंदर वो 3+ में ही रहना चाहेगा, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन में तो नहीं कह सकते ना। तो ये वाला ही इनकरेक्ट करो भाई। ठीक है, बोलो भाई। तो सीरियम 4 में कंपाउंड तो बनाता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये कहना भी सही नहीं कि 4+ में वो नोन ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। हाँ, वो उसकी 3+ ज्यादा स्टेबल है, तो वो एक इक्विलिब्रियम टाइप का बना रहा होगा। उसके 4+ वाले जो आयन होंगे वो 3+ में कन्वर्ट हो रहे होंगे, है ना। वो 4+ में कम एग्जिस्ट कर रहे होंगे और 3+ में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो SRP वाली रिएक्शन होती है वो सारी रिवर्सिबल होती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि सीरियम 4+ सारा का सारा 3 में चला जाएगा 100%। कुछ तो वो 4 में रहेगा। बोलो भाई। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्वेंट वाटर भी मान लें तो भी ये कहना सही नहीं कि सीरियम 4+ में बिल्कुल नहीं रहेगा। सीरियम +4 में कुछ % तो रहेगा ही। आर्यन, आर्यन बेटा क्या कह रहे हो, सीरियम 4+ तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस क्यों हो रहा है? देखो होता क्या है कि आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्वा सॉल्यूशन में उसकी SRP वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे गैसियस स्टेट में तो बोलना सही रहता है। अगर आपसे कोई पूछे गैसियस स्टेट में सीरियम 3+ ज्यादा स्टेबल है या सीरियम 4+, तो गैसियस स्टेट में तो हम लोग को फिर 4+ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में सीरियम 4+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। लेकिन पानी के अंदर कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है वो उसके ऑक्सीडाइज SRP वैल्यू पे डिपेंड करता है, कि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो इसलिए वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कई बार गलत आंसर आने लगता है। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पे सीरियम का। तो ये बात आगे समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट।
अब इसमें ये आप ही लोग को बताना है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इनमें से किस फैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, वंशिका करेक्ट है आपका, कौस्तुभ तुम्हारा भी सही है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस किया था कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज की रेडियस क्या हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है ना। तो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की रेडियस 5D का साइज कॉन्ट्रैक्ट होके लगभग किसके बराबर हो जाता है, 4D के। अब यहाँ पे जिरकोनियम आपका 4D सीरीज एलिमेंट है और हॉफनियम 5D सीरीज एलिमेंट है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम का जो एटॉमिक साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। और एक ये भी देखो, जेई मेंस 2019 में ही पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कनेक्ट किया है ना। क्या पूछा है देखो, इसमें पूछ रहा था मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ ए लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। उसने देखो एक ये दिया हुआ है, एक लिगेंड काफी भयानक सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है देखो, और इस स्ट्रक्चर का वो पूछ रहा है कि डेंसिटी क्या होगी अगर ये किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ बनाएगा, तो मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगी, और अगर ये किसके साथ बनाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बनाएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी। हाँ बताइए क्या होगी। तो ये शायद हम लोग वहां पे डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। डी ब्लॉक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो 6 होती है ना। वहां पे हम लोग ने हेक्साडेंटेट तक ही पढ़ा था ना डी ब्लॉक में। और लेकिन जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, इनका जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। और अगर इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो वो 6 से भी ज्यादा डोनर एटम के साथ के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और मैक्सिमम 12 तक इनकी होती है, मतलब इनकी मैक्सिमम बेटा डेंसिटी होती है ना, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिए, तो इनकी 12 तक हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो दिया है, इसमें आप देखिए कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। तो इसमें एक 4 तो ये ऑक्सीजन दिख रहे हैं, एक ये 5, मतलब इसमें 5 ऑक्सीजन हो गए डोनर, है ना। और नाइट्रोजन भी तो 3 बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन भी तो 3 है, 3 नाइट्रोजन हो गए डोनर। तो इनके पास टोटल डोनर साइट कितनी है, 8 डोनर साइट है ना। तो इसका मतलब अगर ये लिगेंड किसी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बनाएगा, तो ये आठों के आठों लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बनाएगा तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, 6 होती है। तो वो इन 8 में से किसी 6 डोनर एटम के साथ ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब उन 6 डोनर एटम का ही लोन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें पहले ट्रांजिशन मेटल बोला है तो पहले आंसर 6 दे दीजिए पहला वाले का, और इनर ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 8 ही डोनर साइट है बेटा। वैसे तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 12 तक शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ही डोनर साइट है, तो 8 ही फिर हो पाएगा इनर ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक, बात समझ में आ रही। Yes. ठीक है, अब इसमें कुछ एक फ्लो चार्ट है, जैसे आपको रिएक्शन वाला थोड़ा सा भी आइडिया होना चाहिए
कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी जनरल रिएक्शंस कैसी होती हैं। तो देखो एफ सीरीज में देखो सबकी रिएक्शन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि एफ सीरीज में जो 14 एलिमेंट है, अगर उनको लेंथेनाइड को एक जनरल सिंबल दे दिया जाए, उनको लिख दिया जाए एल एन मतलब लेंथेनाइड्स को एक सिंबल दिया जा रहा है, जनरल सिंबल। ठीक है, तो इनमें बेटा वो 14 में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं या किस किस कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन देंगे। तो इनकी रिएक्शन लिखते समय आपको सबसे जो मेन बात याद रखनी है कि जो 4f सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होती है, 3+। तो इनके बेटा जो भी कंपाउंड बनाइएगा वो 3+ वाले ही बनाइएगा, वही आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे, है ना। अब जैसे आपसे बोला जाए कि लेंथेनाइड, कोई भी लेंथेनाइड का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कर रही है, तो वो क्या बनाएगा, तो बेटा वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, है ना। लेकिन ऑक्साइड उसका क्या बनेगा, हो सकता है ऑप्शन में वो लिख दे LNO लिख दे, LN2O लिख दे, LN2O3 लिख दे, ऐसे LNO2 लिख दे, अलग अलग 4 ऑप्शन बना के दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो आंसर टिक मारना है जिसमें एलन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही हो, +3 आ रही है ना। बताओ इसमें +3 किसमें आ रही है, LN2O3 में आ रही है। इसका मतलब कि जब भी कोई भी, देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप वो किसी का नाम लिख के बोल सकता है। अभी तो हम लोग एनल ही बोल रहे हैं, वो 14 में कोई भी एलिमेंट का नाम भी लेके पूछ सकता है। तो आप पहचान जाइएगा कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। अब देखो आजकल ये एनटीए वाले यही कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन ही दे दिया उन्होंने कि PM+O2 इससे ऑक्सीडाइज होके बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट, वो 4 ऑप्शन बना देगा, PM2O, PMO, PMO2, PM2O3, है ना। अब बच्चा टेंशन में कि सर ये तो पढ़ाया नहीं सर ने, पीएम की रिएक्शन तो सर ने पढ़ाई नहीं थी। लेकिन आपको पीएम की रिएक्शन अलग से कोई थोड़ी ना पढ़ाएगा, ना एनसीईआरटी में दी हुई है। आपको इतना आइडिया है कि पीएम जो है वो लेंथेनाइड है, और लेंथेनाइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है। तो इसमें 3 में इसी में बना रहा है वो, तो यही टिक मार दीजिए आप। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे किसी एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो जितने भी लेंथेनाइड होता है इनका एसआरपी निगेटिव होता है। लेंथेनाइड का खुद का एसआरपी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होने की वजह से बोलते हैं कि ये एसिड के साथ जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो उससे हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। ये एक प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी थी वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि ऐसे मेटल जो जो हाइड्रोजन से ऊपर बैठे हुए हैं या जिनका एसआरपी निगेटिव होता है, when they reacts with dilute acid like dilute HCl, dilute sulfuric acid, they liberate hydrogen gas। तो यही प्रॉपर्टी इन लेंथेनाइड्स की भी होती है। ठीक है, बोलो भाई, है ना। अच्छा, फिर तीसरी रिएक्शन है, इनका रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ कराया जा रहा हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, तो फ्लोरीन साथ नहीं पूछाएगा। तो इनका आप बनाइएगा हैलाइड, लेकिन 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला बनाइएगा। तो एल का हैलाइड बना दीजिए LnX3। इनका 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला हैलाइड क्या बन जाएगा, LnX3। ठीक है, जैसे क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो एलन क्या बना देगा, LnCl3। ब्रोमीन के साथ तो LnBr3, आयोडीन के साथ LnI3, है ना। अच्छा, ये देखो इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखना कि जितने भी लेंथेनाइड है ना, 3+/Ln, इनका एसआरपी निगेटिव होता है, इसीलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। अच्छा, इनकी पानी के साथ रिएक्शन कराई जाए तो बेटा इनकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, पानी के अंदर ये अपने बना देते हैं हाइड्रोक्साइड, और इनके हाइड्रोक्साइड भी +3 में बनते हैं। तो ये देखो बना है LnOH होल थ्राइस, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके सल्फर के साथ रिएक्शन कराया तो ये अपने सल्फाइड भी बनाते हैं, और इनके सल्फाइड का भी जनरल फॉर्मूला ये होता है Ln2S3। ठीक है, बोलो भाई, आ रही यस बात समझ सर। में।
और ऐसे ही इनके नाइट्राइड, जैसे इनकी रिएक्शन लैंथेनाइड में नाइट्रोजन से रिएक्शन करके ये नाइट्राइड भी बना लेते हैं, लेकिन एलन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनाइड की +3 है ना, और नाइट्राइड की -3। तो इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला आप बनाओगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो Ln3N3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इनके नाइट्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा Ln(N), इनके नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला Ln(N), ठीक है। Ln हम लोग लैंथेनाइड्स को बोल रहे हैं, Ln की जगह कोई भी लैंथेनाइड का फॉर्मूला सिंबल लिख के दिया जा सकता है। हाँ, इनका जो कार्बाइड होता है, बस इनके कार्बाइड के लिए ध्यान रखिएगा, इनका कार्बाइड +3 में नहीं बनता है, इनके कार्बाइड +2 में बनते हैं, है ना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बाकी सब तो बन रहे हैं 3 में, कार्बाइड 2 में क्यों बन रहे हैं। देखो उसका रीजन भी है, देखो लैंथेनाइड की रिएक्शन जब कोक के साथ कराते हैं तो बेटा वो +2 में बनाते हैं अपने कार्बाइड। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कोक बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहले बेटा वो 3 में ही बनाते हैं कार्बाइड, लेकिन कोक क्या करता है कि 3 से उनको रिड्यूस करके वापस किस में ले आता है, 2 में। तो इनके जो स्टेबल कार्बाइड बनते हैं वो 2 में बनते हैं। कोक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो 3 में ना बनाकर उनके स्टेबल ऑक्साइड कितने बनाता है, उनकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बनाता है ना। लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग डिस्कस किया था, 3 तो उनकी मोस्ट कॉमन है, लेकिन उनकी लोअर 2 होती है। तो अगर यहाँ पे कार्बाइड देखा जाए तो वो 2 में बनते हैं यहाँ पे। और इनके कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिलीन गैस लिबरेट होती है ना, क्योंकि ये C2 2- बना रहे हैं। इनके कार्बाइड में देखो कौन सा आयन है, कार्बाइड आयन ये है C2 2-, और ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर के 2 H+ आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये गैस बनती है एसिटिलीन गैस। तो लैंथेनाइड कोक से रिएक्ट करके पहले तो ये याद रखना LnC2 टाइप के कार्बाइड बनाते हैं, है ना, और इनकी हाइड्रोलिसिस से गैस अगर कोई पूछे कौन सी लिबरेट होगी, तो वो गैस एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सर। तो बस ये जनरल रिएक्शन है। अब जैसे ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो एक बार इनको देख लो, है ना। जैसे आपसे ये इनमें से कोई भी रिएक्शन आपसे पूछ दिया है कि Sm प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप बस ये पहचान लेना कि Sm तो यार लैंथेनाइड कैटेगरी में आता है, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये कौन सी गैस लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस, और ये अपना सल्फेट भी बना देगा, है ना। और इनका सल्फेट बनेगा +3 में, तो SN2 SM2 SO4 होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, हो गई रिएक्शन। अब जैसे टीएम की रिएक्शन पूछा, टीएम की क्लोरीन से करा रहा है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए टीएम हमारा लैंथेनाइड है और ये +3 में इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये अपना ट्राई क्लोराइड बना देगा TmCl3, है ना। अब जैसे प्रोमिथनियम की पानी से करा रहे हैं तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा, और प्रोमिथनियम वाटर के साथ अपना ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और गैस कौन सी रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। अब जैसे जीडी की रिएक्शन कोक के साथ करा दिया, अब ध्यान रखना कि भैया कोक में बस कहानी अलग है, बस कोक है ना, कोक में वो 3 में नहीं रहता है, कोक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेटा वो उसको 2 में पटक देता है लाके, उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में ले आएगा बेटा। तो यहाँ पे जीडी का कोक से कराएंगे तो GdC2 बनेगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बना देगा कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो ये बात मैंने अभी ऊपर बता ही दिया, Cerium 3+ का फॉर्मेशन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होता है Cerium 4+, है ना। तो जैसे मान लो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन दे दी Cerium+O2, उसने Cu2O3 भी बना दिया और CO2 भी बना दिया, है ना। तो आप ध्यान रखना कि भैया Cerium 4+ में उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है थर्मोडायनेमिकली जितना 3+ में है, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा C2O3।
ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इन्हीं को हमको समझने हैं। इसके बाद आपका यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड के यूजेस में सबसे मेन यूज जो होता है, लेंथेनाइड जो होते हैं वो मिस मेटल के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये मिस मेटल क्या है भैया, है? तो मिस मेटल एक एलॉय का नाम है। मिस मेटल किसका नाम है? एलॉय का, ठीक है। और ये किस टाइप के एलॉय होते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है? तो मिस मेटल में बोलते हैं 95% लिए जाते हैं लेंथेनाइड्स, 5% होते हैं आयरन। अच्छा, आप कहोगे तो पूरा 100 हो गया, तो थोड़ा सा एग्जैक्टली ये 95 नहीं होते हैं। देखो दिया होगा अप्रोक्सीमेट 95 होते हैं, और ये आयरन अप्रोक्सीमेट 5% है। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में ट्रेसेस में क्या होते हैं, ये मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो ये कंपोजिशन याद रखिए, कई बार ये पूछा गया है कि मिस मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो 95% लेंथनम होते हैं, 5% आयरन होता है, और कुछ ट्रेसेस में ये मिला के अगर सब काउंट भी करोगे तो ये 1% से कम ही रहते हैं इनका कंपोजिशन। ठीक है, और मिस मेटल कहाँ पे यूज किए जाते हैं? तो एक गुड डील ऑफ मिस मेटल इज यूज टू मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय, है ना। मिस मेटल का सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन देखा जाता है वो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय बनाने में किए जाते हैं, टू प्रोड्यूस बुलेट्स, है ना। इनसे हम लोग बुलेट्स बनाते, बुलेट सेल, सॉरी बुलेट नहीं बनाते हैं, बुलेट की जो शेल होती है वो बनाते हैं, बुलेट शेल। एंड लाइटर फ्लिंट, है ना, जो लाइटर होता है ना उसका फ्लिंट बनाने में यूज किया जाता है। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड आर एम्प्लॉयड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। अच्छा, लेंथेनाइट के जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं इनको भी, इनका भी यूज पता होना चाहिए। ये पेट्रोलियम क्रैकिंग में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए होते हैं। पेट्रोलियम की क्रैकिंग जो होती है ना उसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। इनके ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, ये इनके ऑक्साइड का यूज है। ठीक है, और लास्ट में ये भी दिया है, सम इंडिविजुअल लैंथनम ऑक्साइड आर यूज्ड एज ए फास्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन एंड सिमिलर फ्लोरोसिंग सरफेसेस। तो इनके जो ऑक्साइड है लैंथनम ऑक्साइड, कुछ इंडिविजुअल इंडिविजुअल लैंथनम ऑक्साइड जो होते हैं वो टेलीविजन स्क्रीन और फ्लोरोसिंग सरफेस, है ना, को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिस मेटल जरूर याद रखिएगा ना, मिस मेटल इंपॉर्टेंट है काफी। अच्छा, एक्टेनाइड्स में ऐसा कुछ खास है नहीं, एक्टेनाइड में उतने क्वेश्चन क्या मतलब, वो तो बस लेंथेनाइड ही मेन है आपके सिलेबस में। एक्टेनाइड में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्टेनाइड में जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर वो ज्यादा वेरिएबल होती है। अगर आप देखें तो लेंथेनाइड में बेटा 3 में तो सभी शो करते हैं लेंथेनाइड, और कुछ 2 और 4 में भी शो करते हैं। लेकिन एक्टेनाइड में देखिए तो 4 से आगे भी शो कर रहे हैं। देखिए ये पापा जी, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सब 5 में बना रहे हैं, है ना। ये यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम ये 6 में भी बना रहे हैं, और ये एनपी और प्लूटोनियम तो 7 तक शो कर देते हैं। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, और ये कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि लेंथेनाइड्स की कंपैरिजन में एक्टेनाइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं। एक्टेनाइड शोज मोर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट देन लेंथेनाइड। तो इसका रीजन है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है लेंथेनाइड की कंपैरिजन में, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में इंटर करता है, 5f ऑर्बिटल में। और 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा कि 4f ऑर्बिटल? फिफ्थ सेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगी ना। तो फिफ्थ सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फिफ्थ सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल, है ना। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। ठीक है, तो आपका वैसे एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया, इतना ही है ही है ब्लॉक में।
तो ये आपका कंप्लीट है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ये आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, एनटीए के अभ्यास के उसमें पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन लगाइए, सीट से आप लोग लगा डालिए, है ना। डी ब्लॉक की सीट उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और अब आपका कौन सा चैप्टर रह रहा है? Surface analysis 2